हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखी है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के वक्त मैं चीखने से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जाग उठती हूँ। एटिक बहुत अच्छी तरह से बंद है और इसलिए मैं ये नहीं सुन सकती कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन नीचे से बुलंद आवाज़ें आ रही हैं, एक मर्द की आवाज़ और एक औरत की आवाज़, एंड्रयू और नीना। फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। फितरी तौर पर मैं फ़ौरन बिस्तर से निकल आती हूँ। शायद ये मेरा मामला ना हो, लेकिन नीचे कुछ हो रहा है। मुझे कम से कम ये तो देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैं अपने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखती हूँ, लेकिन ये नहीं खुलता। ज़्यादातर वक्त मैं इस बात की आदी हो चुकी हूँ कि दरवाज़ा अक्सर फंसा रहता है, लेकिन कभी कभी ये मुझे घबराहट में मुब्तला कर देता है। फिर अचानक हैंडल हरकत करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। मैं दबे कदमों लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे दूसरी मंजिल पर जाती हूँ। अब जबकि मैं एटिक से बाहर हूँ, चीखने की आवाज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो गई हैं। ये आवाज़ें मास्टर बेडरूम से आ रही हैं। नीना एंड्रयू पर चीख रही है। इसकी आवाज़ गुस्से और मायूसी से भरी हुई है, जैसे वो खुद पर काबू ना रख पा रही हो। ये इंसाफ नहीं है, वो चीखती है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और नीना, एंड्रयू आहिस्ता से कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है। अगर तुम किसी कम उम्र औरत के साथ होते तो तुम एक बच्चा पैदा कर सकते जैसे तुम चाहते हो। ये मेरी गलती है। नीना, तुम मेरे बगैर ज़्यादा खुश रहोगे। ऐसा मत कहो। ये सच है, लेकिन इसकी आवाज़ में उदासी नहीं बल्कि गुस्सा था। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नीना, बस करो। कमरे के अंदर से एक और ज़ोरदार धमाका सुनाई देता है। फिर तीसरी बार कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। मैं एक कदम पीछे हटती हूँ और इस कश्मकश में के दरवाज़ा खटखटा कर देखूँ कि सब कुछ ठीक है, या फ़ौरन वापस अपने कमरे में जाकर छुप जाऊँ। मैं कुछ लम्हे वहीं साकित खड़ी रहती हूँ, फैसला करने से कासिर हूँ। फिर अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। नीना वहाँ खड़ी है, वही सफ़ेद नाइट गाउन पहने हुए जो इस रात पहना था जब इसने मुझे और एंड्रयू को लिविंग रूम में देखा था। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि इसके गाउन के हल्के रंग पर एक सुर्ख धब्बा है जो इसकी कमर के पास से शुरू होकर नीचे दामन तक जा रहा है। मिली, इसकी नज़रें मुझे घूरती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसके हाथों की तरफ देखती हूँ जहाँ वही सुर्ख रंग की दाएं हथेली पर भी फैला हुआ है। मैं हकला जाती हूँ। क्या तुम हम पर जासूसी कर रही हो? वो भौं उठाकर कहती है। क्या तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं। मैं घबराकर एक कदम पीछे हटती हूँ। मुझे सिर्फ ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी और मैं परेशान हो गई थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वो मेरी नज़रों का ताक़ुब करती है जो इसके नाइट गाउन पर लगे तकरीबन यकीनी खून के दाग पर जमी हुई हैं। वो इसे देखकर मुस्कुराने लगती है जैसे कोई आम सी बात हो। बस मेरा हाथ थोड़ा सा कट गया था, कोई ख़ास बात नहीं। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। लेकिन अंदर क्या हो रहा था, मिली सोचती है। क्या वाकई ये खून सिर्फ हाथ कटने की वजह से है? और एंड्रयू कहाँ है? क्या इसने इसे कत्ल कर दिया? क्या वो कमरे के बीचों बीच मुर्दा पड़ा है, या बदतरीन सूरत में कहीं वो खून बहा रहा हो और इसे बचाने का मौका गंवा दूँ? मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत काम किए होंगे, लेकिन मैं नीना को कत्ल से बच निकलने नहीं दूंगी। एंड्रयू कहाँ है? मैं सीधे सवाल करती हूँ। नीना के गाल हल्के गुलाबी होने लगते हैं। एक्सक्यूज़ मी। मैं नंगे पैर ज़मीन पर हल्की सी जंबिश करती हूँ। मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। क्या एंड्रयू ठीक है? नीना मुझे घूरती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे किस बात का इल्ज़ाम दे रही हो? मेरे जहन में एक ख्याल आता है। एंड्रयू एक ताकतवर मजबूत आदमी है। अगर नीना ने इसे काबू कर लिया तो मेरे पास क्या मौका बचता है? लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकती। मुझे ये यकीनी बनाना है कि वो ठीक है। अपने कमरे में वापस जाओ, वो सख्त लहजे में हुक्म देती है। मैं गले में आते खौफ को निगलने की कोशिश करती हूँ। नहीं, अपने कमरे में वापस जाओ वरना तुम्हारी नौकरी गई। वो संजीदा है। मैं इसकी आंखों में देख सकती हूँ कि वो मजाक नहीं कर रही, लेकिन मेरे कदम जुड़े हुए हैं। मैं कुछ कहने के लिए मुँह खोलती हूँ, लेकिन फिर एक आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ जो मुझे सुकून का सांस लेने पर मजबूर कर देती है। मास्टर बेडरूम में नल का खुलने की आवाज़। एंड्रयू ठीक है, वो बस बाथरूम में है। शुक्र है। अब खुश हो? नीना की नीली आंखें बर्फ़ की तरह सर्द हैं, लेकिन इनमें कुछ और भी है, एक अजीब सा लुत्फ़। वो मुझे डराना पसंद करती है। मेरा शौहर जिंदा और सलामत है। मैं सर झुकाकर कहती हूँ, ठीक है, मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने आपको परेशान किया। मैं मुड़कर राहदारी में वापस चलने लगती हूँ। मुझे महसूस होता है कि नीना की नज़रें अब भी मेरी पीठ पर जमी हुई हैं। जब मैं सीढ़ियों के करीब पहुँचती हूँ, इसकी आवाज़ पीछे से गूंजती है, मिली। मैं रुककर मुड़ती हूँ। इसका सफ़ेद लिबास चांदनी में चमक रहा है जैसे वो कोई फरिश्ता हो, सिवाय इस खून के। और अब मैं देख सकती हूँ कि फर्श पर एक छोटा सा खून का तालाब बन रहा है इसके जख्मी हाथ के नीचे। जी, रात के वक्त एटिक में ही रहना। वो आंखें झपकाती है। समझी?
مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، میں کبھی دوبارہ ایٹک سے باہر نہیں آنا چاہتی، ملی سوچتی ہے۔